तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों को हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो हमारी कहानी है, वो एक ऐसे व्यक्ति पर है कि हम उसे बुरा कहें, अच्छा कहें। मैं इस बारे में, इस मामले में कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो जो व्यक्ति है, सिवान का रहने वाला, जो बिहार का ज़िला है सिवान, और उसका जो गांव है वो रुइया भंगरा करके गांव है। और इनके पिताजी का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव है और इनका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है, जिन्हें भारत का पूरा पूरा बच्चा बच्चा इन्हें नटवर लाल के नाम से जानता है। और आप लोग शायद सुने हों कि नटवर लाल एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम है जिसे लोग तब लेते हैं जब कहीं पर बहुत बड़ी चोरी, घोटाला, ठगी ऐसा हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि तू नटवर लाल है क्या। नटवर लाल के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। नटवर लाल एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी जगह से उठे, बिहार की धरती से। वही कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी और पूरे भारत पर भारी पड़ गया। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो नटवर लाल थे, इनका नाम नटवर लाल तो बहुत बाद में पड़ा, उसकी बात आगे बताएंगे, घटना कहानी आगे बताएंगे कि नटवर लाल इनका नाम कैसे पड़ा। पर इनका नाम जो मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है, और मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जो काम होता है वो सबसे बड़ी बड़ी ठगी, ऐसी बड़ी बड़ी ठगी जहाँ पर इन्होंने, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, ऐसी बड़ी बड़ी अंबानी और बिरला जैसी कंपनियों के साथ ठगी। और ये बस यहीं तक नहीं इनकी घटना थी, ना यहीं तक कहानी थी। इनकी कहानी यहाँ तक है कि इन्होंने लाल किला को 2 बार, ताजमहल को 3 बार, राष्ट्रपति भवन को 1 बार और 1 बार सांसद भवन को भी बेच डाला। और ये सांसद भवन को तब बेचा जब, इनकी कहानी सुनाते हुए हंसी आती है कि सांसद भवन को उस समय बेच डाला जब सांसद भवन के अंदर तमाम सारे सांसद उपलब्ध होते हैं। कहते हैं कि इनकी ठगी के बारे में अगर बात की जाए तो कई ये रूप बना लेते थे, एक तरीके से बहरूपिया थे, मतलब ठग थे, कई रूप बना लेते थे। लेकिन अगर बिहार की धरती पर सिवान जिले में अगर आप रुइया भंगरा जाएंगे इनके गांव में, तो एक पत्रकार महोदय ने इनका नाम नटवर लाल ले लिया, तो वहाँ के लोगों ने कहा नटवर लाल नहीं, मिस्टर नटवर लाल कहा जाता है उन्हें, जबकि उनके घर की कोई संपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने ठगी की, उस प्रकार से इतने बड़े शातिर ठग कि अपनी मौत को भी ठग लिया इन्होंने, क्योंकि आज तक किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि इनकी मौत कब हुई और ये कब मरे, कैसे मरे। बहुत सारे राज हैं, इस घटना को पूरी तरह से समझते हैं कि आखिर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव नटवर लाल कैसे बन जाते हैं, और आखिर नटवर लाल का जो काम था, उनके गांव के लोग और जो यहाँ बिहार के जो सिवान के लोग हैं या पूरे बिहार के लोग हैं, किस प्रकार से इनके कारनामों को देखते हैं। शुरुआत होती है कि जब ये मिथिलेश कुमार पढ़ाई करते हैं, इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की, और 12वीं की परीक्षा में पास करने के बाद में जब ये थोड़े पढ़े लिखे हो गए तो लोग इन पर भरोसा करना सीख गए, लोग इन पर भरोसा करने लगे। तो इन्हीं के गांव के एक जो व्यक्ति थे वो बैंक ड्राफ्ट दिया और कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम पर भरोसा है, जाओ बैंक में पैसा जमा कर लो। बैंक ड्राफ्ट पर सिग्नेचर होते हैं, उन्होंने सिग्नेचर करके बैंक ड्राफ्ट को बैंक में पैसा जमा करने के लिए दिया। जब सिग्नेचर उन्होंने देख लिया तो सिग्नेचर देखने के बाद उन्हें लगा कि अगर मैं सिग्नेचर इनके जैसा बना लूँ तो पैसे निकालने आसान हो जाएंगे। मिथिलेश कुमार ने वैसा ही साइन अपने घर पर आने के बाद कम से कम 2 बार या 3 बार ट्राई किया होगा, वैसा साइन उन्होंने बना लिया। वैसा साइन बनाने के बाद में जो मिथिलेश कुमार है वो दोबारा बैंक पहुंचे, और बैंक पहुंचने के बाद में 200, 300, 500 ऐसे करके 1000 रुपये निकाल लिए। एक ऐसे साइन माइज करना इनके लिए एक इतनी बड़ी कला थी। वाकई में ये पढ़े लिखे और बहुत ही बुद्धि के तेज थे। इन्होंने 1000 रुपये निकाल लिया, लेकिन चोरी छिपी नहीं, चोरी छिपी नहीं। और धीरे धीरे बैंक के द्वारा इनको पता लग गया कि मिथिलेश कुमार ने पैसे निकाल लिए,
और वो भी 1,000। उन्होंने इनके पिता से, जिनके पैसे निकाले, इनके पिता से शिकायत की कि तुम्हारे लड़के ने 1,000 रुपये धीरे धीरे हमारे अकाउंट से खाली कर दिए। पिता को बहुत गुस्सा आई, क्योंकि पिता की जो रेपुटेशन थी वो बहुत अच्छी थी, गांव के जमींदार थे और सरकारी सर्विस में भी ये थे। तो पिता को गुस्सा आया तो नटवर लाल को यानी मिथिलेश कुमार को मारा पीटा। जब मारा पीटा तो इनको भी गुस्सा आई, ये गांव छोड़ करके सीधे सीधे कानपुर निकल गए। कानपुर में एक नया शहर, कोई इन्हें जानता भी नहीं था। खाली हाथ और खाली जेब, ना कुछ जेब में ना कुछ हाथ में, ये सीधा कानपुर पहुंचे। कानपुर पहुंचने के बाद इनके पास जो था वो सिर्फ एक नया शहर और भूख। लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। और ये भी बता दें कि ये उस समय के 1912 में इनका जन्म हुआ था जीरादेई। और जीरादेई का एक गांव है, जिस गांव में जो है रुइया भंगरा कहा जाता है। जब वहाँ पर ये जन्म हुआ था तो अब ये उनकी और जो अपने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनका इनका गांव कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर है। राजेंद्र प्रसाद और इनकी जो है एक आपस में तालमेल थी, जानकारी थी। जब उस समय राजेंद्र प्रसाद ने इनसे कहा भी कि नौकरी कर लो, कहीं तुम पढ़े लिखे हो, तो राजेंद्र कुमार ने एक बार बुलाया था कि साइन मैच करने के लिए कि क्या तुम मेरे जैसा साइन कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ कर देंगे। तो जब साइन मैच हो गया था तो उन्होंने नौकरी की बात की, लेकिन इनके नौकरी नहीं पल्ले पड़ी, ये नौकरी करना नहीं चाहते थे। तो ये जब कानपुर में होते हैं तो वहाँ पर पढ़े लिखे थे, तो एक सेठ से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैं इंग्लिश क्लासेस का ट्यूटर हूँ अच्छा खासा, चाहो तो मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, जो भी पैसा दोगे वो रख लूँगा। उन बच्चों को पढ़ाने के जो बाद में जो पैसा देते थे वो सेठ जी, वो कम से कम उस समय के 300 रुपये महीने का इनको दिया जाता था। वो भी उसमें 3 बच्चे पढ़ रहे थे। और ये भी नहीं था, वो अच्छे सेठ के लड़कों को, अच्छे घराने के लड़कों को, जो पैसे वाले लोग थे उनको पढ़ाते थे, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही तेज थे। जब वहाँ सेठ के वहाँ से पैसा मिला, पैसा मिलने के बाद में सेठ ने इनको कुछ पैसे उधार भी दिए। उधार देने के बाद में सेठ के पैसे ले करके फरार हो गए, क्योंकि पैसे कुछ इतने थे कि जिससे वो बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद में इन्होंने एक कपड़े के व्यापारी से संपर्क किया, और कपड़े के व्यापारी से जब संपर्क किया, दिल्ली में जाकर के, नहीं सॉरी, बॉम्बे जाकर के कपड़े के व्यापारी से संपर्क किया। कपड़े के व्यापारी से संपर्क करने के बाद में उन्होंने उसको एक बताया कि कोलकाता में हमारे जानने वाले रिश्तेदार हैं वहाँ, क्योंकि जब कहीं भी काम करो तो भरोसा हो जाता है। कम से कम वहाँ 2-3 महीने काम किया इसने, और कहा गुड टेक्सटाइल्स का जो बिजनेस है उसमें बहुत भारी इनकम है, हमारे रिश्तेदार की जो कारखाने हैं, अगर चाहो तो वहाँ से हम आपसे माल खरीदवा सकते हैं, और माल जो है बहुत अच्छी रेट पर मिल जाएगा। 1 लाख का लगभग 400 कुंटल जो आपका कपड़े का माल मिलेगा, बहुत ही मुनाफा होगा, मेरा जान परिचय है। जो वहाँ का सेठ था इनकी बातों में आ गया। सेठ ने इनसे कहा कि ठीक है, वहाँ पर तुम और मेरा मुनीम 2 लोग चले जाओ, एक असिस्टेंट भेजा, इनको भेजा, पैसे लेकर भेजे। पैसे लेकर जा रहे थे, जब वहाँ पर ट्रेन में जब वो कोलकाता के पहले स्टेशन पर तक जो इनका मुनीम था सेठ का, उसको समझाने लगे पुलिस का और ये वो तमाम सारे डर दिखाने के बाद में, जब बहुत सारा डर दिखा दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी कि जहाँ पर उसे पकड़े जाने का डर लगने लगा। बातें करने में इतना माहिर था जो मिथिलेश कुमार है कि लोगों की सारी हालात ख़राब हो जाएं। वो डर गया और पैसे इनको दिया और कहा कि तुम ही डील पक्की कर लो। 2 मिनट का समय लगा। जब वहाँ से उतरे, किसी काम से जो मिथिलेश कुमार है आगे बढ़ा, और इसके बाद में जो उनका मुनीम है ढूंढता रह गया, खोजता रह गया, पर मिथिलेश कुमार निकल गए। मिथिलेश कुमार निकलने के बाद में जब वहाँ से निकले तो उसने जो है पुलिस में शिकायत की। उस सेठ ने पुलिस में शिकायत की, और शिकायत करने के बाद इनके साथ ये हुआ कि ये और इनके साथ में एक व्यक्ति और पकड़ा गया, जिसका नाम नटवर लाल था। दरअसल उस जो व्यक्ति और पकड़ा गया उसका नाम नटवर लाल था और इनका नाम मिथिलेश कुमार था। लेकिन जब पुलिस ने इन्हें दबोचा तो पुलिस को लगा कि जो सबसे बड़ा ठग है उस एरिया का, बहुत बड़ा ठग नहीं था, उस एरिया का जो ठग था वो नटवर लाल था।
पुलिस ने सोचा कि यही नटवर लाल है और इसी को नटवर लाल के नाम से प्रकाशित कर दिया कि ये मैंने नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया है। मिथिलेश कुमार का नाम गायब हो गया और ये जो मिथिलेश कुमार थे इनका नाम नटवर लाल पड़ गया और इन्होंने नटवर लाल नाम अपने आप को स्वीकार भी कर लिया। धीरे धीरे यही इनकी जो प्रक्रिया चलती रही, श्रृंखला चलती रही, इसी के साथ साथ उन्होंने नटवर लाल ने कई घड़ी की कंपनियों से डील की। कभी ऐसी ऐसी चीज़ें ये बता देते थे, ऐसे झांसे में एक बढ़िया सूट बूट और बैग के साथ एक वॉच हाउस पहुँचे और वॉच हाउस में कहा कि जो बहुत ही सांसद भवन में मीटिंग होने वाली है और इनकी इंग्लिश बोलने की जो कला, वो लिखने की जो कला, साइन करने की जो कला, इन सारी चीज़ों से लोग समझ ही नहीं पाते थे कि हम किससे बात कर रहे हैं। वो जिस हिसाब से अपने आप को बता देते थे नटवर लाल, अब तो ये नटवर लाल हो चुके हैं, और जिस हिसाब से अपने आप को बता दें वही हिसाब लोग मान लें कि हाँ वाकई में ये वही व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सुपरिटेंडेंट हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस समय राष्ट्रपति हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़े हॉल में मीटिंग होने वाली है। इस प्रकार से उन्होंने घड़ियों का ऑर्डर लिया और कहा कि पैसे आपको बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, वहीं पर चेक के द्वारा मिल जाएंगे। और घड़ियों को लेकर के और एक उनके साथ में लाया हुआ मुनीम, ये ठगने का बस वही तरीका, मुनीम को लेकर के आए, कहा कि बाहर रुको, मैं अंदर आता हूँ, अंदर से आपको चेक देता हूँ। अंदर गए, घड़ियाँ रखी और वहाँ से जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तो इन्हें एक चेक दिया। चेक देने के बाद में जब पता लगा कि जब चेक ऐसी ठगाही इन्होंने एक के साथ नहीं, कम से कम उस 10 दिन के अंदर दसियों वॉच हाउस से की थी, जो लाखों की ठगी थी उस समय। ये 1978 और 77 का मामला रहा होगा जब उन्होंने ठगाही की, तो कम से कम लगभग जो है दसियों लाख का ठगी कर लिया इन घड़ियों के माध्यम से, कहीं कपड़े के माध्यम से, और इस समय की कीमत करोड़ों में है उसकी। जब इस प्रकार से ठगाही की तो सारे जो जितने वॉच हाउस के लोग थे वो हर अलग अलग कंप्लेन दर्ज कराने लगे, अलग अलग शिकायत दर्ज कराने लगे। लेकिन क्योंकि वो जो चेक ला करके जितने देते सारे चेक जाली थे, देखने में तो हूबहू वो असली की तरह थे, लेकिन सारे के सारे नकली चेक होते हैं। और नकली चेक के दौरान अब पैसे तो किसी के अकाउंट में आते नहीं, सारे लोग परेशान। इसी तरह होते होते इन्होंने जो बाद में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि इनको 78 के आसपास में लगभग 10 बार जेल के अंदर ले जाया गया। और अगर बात की जाए कि इनकी सज़ा जो थी वो पुलिस ने और जज ने, जब पुलिस गिरफ्तार करती थी, वकील बात करते और जज जब सज़ा सुनाते थे, तो इस हिसाब से इनकी जो सज़ा हुई थी लगभग 8 बार की सज़ा में इनको 111 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन लगभग ये कानून को बेवकूफ़ बनाते रहे और कानून को चकमा दे करके इन्होंने लगभग 20 साल गुजारे होंगे। और उसके बाद में जब ये जेल से वापस आए 78 के बाद में, तो इन्होंने फॉरेन से मुलाकात की, जो फॉरेनर थे, विदेशी थे, उनसे मुलाकात की और वहाँ पर बताया कि मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ राष्ट्रपति भवन का और कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन है। अच्छा, वो जो जिसके पास परमिशन होती है इन सारी सरकारी बिल्डिंगों को बेचने की, वो चाहे ताजमहल रहा हो, चाहे लाल किला रहा हो, चाहे संसद भवन रहा हो, चाहे राष्ट्रपति भवन रहा हो, फॉरेनर से बात करने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से आया हूँ और ये मामला है। अब जो भी उन्होंने झांसा दिया हो, जो भी उन्हें समझाया हो, और समझाने के बाद में वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी बात पर भरोसा कर लेते थे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने में यानी इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट थे, माहिर थे। कोई ये कह ही नहीं सकता था कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और हकीकत में उन्होंने भरोसा किया उस पर और वो सांसद भवन खरीद लिया। उन्होंने जो पैसे थे वो पैसे इनके बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उन्होंने भेज दिए और इनके अकाउंट में चले गए और उन्होंने सांसद भवन को बेच दिया। इसी प्रकार से 3 बार उन्होंने ताजमहल को बेच दिया। बस यही नहीं रुके, राष्ट्रपति भवन को बेचा, लाल किला को बेचा। इतनी चीज़ें इन्होंने, मतलब इतना शातिर दिमाग आप सोच ही नहीं सकते कि कहाँ से उठा व्यक्ति और कहाँ तक पहुँच सकता है। मैं हैरान हो जाता हूँ जब ऐसी घटनाओं को सुनता हूँ कि एक जो बिहार के सिवान का एक छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति, जिसने 3 बार ताजमहल और 2 बार जो लाल किला है, संसद भवन है और ऐसी चीज़ों को बेच दिया। यही नहीं, बताया ये भी जाता है कि सिर्फ ये
ठगी करने में मतलब शातिर नहीं थे, ये शातिर इतना भी थे कि इन्होंने जो कानून का मामला है, जो पुलिस का जो जेल का मामला है, तिहाड़ जैसी जेल, लखनऊ की सेंट्रल जेल, ये सब जेल भी उसे नहीं रोक पाई। वो कहीं न कहीं किसी न किसी को चकमा दे कर के ज़रूर निकल जाता था। जेल में जब एक बार पत्रकार ने पूछा कि ये खेल आपका कब तक चलता रहेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं खेल तो ये घर बैठे भी खेल सकता हूँ और जेल में बैठ कर के खेल सकता हूँ। खेल हमारा रुकेगा नहीं, हम जेल में हों चाहे बाहर हों। तो एक बार एक जज साहब ने कहा कि तुम कैसे ठगी कर लेते हो? ना कोई खून, ना कोई खराबा, ना कोई कत्ल, ना कोई मर्डर, ना किसी पर दबाव, ना किसी के साथ कोई बदतमीजी, न ज़्यादती, तुम कैसे आखिर लोगों को ठग लेते हो? तो जज साहब से कहा कि आपके पास 1 रुपये है? तो जज साहब ने कहा कि हाँ है। तो नटवर लाल ने कहा कि मुझे दीजिए। बोले मैं पैसे क्यों दूँ आपको? तो उसने बोला कि आप पैसे देकर तो देखें मुझे, भरोसा करिए, मैं आपको पैसे तुरंत वापस कर दूंगा। और बताया जाता है कि नटवर लाल को वो पैसा जज साहब ने दे भी दिया, और जैसे ही जेब में आए तो नटवर लाल से पूछा गया कि कैसे कर लेते हो ठगी, अब बताओ। तो उसने कहा बस यूं ही, जिस प्रकार से आपने भरोसा करके मुझे ये पैसा दे दिया 1 रुपये, इसी प्रकार से लोग पैसे दे देते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं किसी पर दबाव तो नहीं डालता हूं, बस इसी प्रकार से पैसे दे देते हैं। इस बात से लेकर के उस पूरे कम्युनिटी में, पूरी अदालत में जो हाहाकार मचा, हर अफसर हंस रहा था। इसी प्रकार से एक बार एक ऐसी घटना हुई कि इनकी जो पत्नी थी, उसने 8 खत लिखे 6 महीने के अंदर कि खेत की जुताई करनी है और पैसे की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो खेत कब खुदाया जाएगा और फसल कब बोई जाएगी, घर में खाने के लिए भी दिक्कत है। तो इन्होंने खत का जवाब नहीं दिया। तो एक बार जो वहाँ का जेलर था, ये तो जेल में बंद थे, तो जेलर ने कहा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपकी पत्नी 8 खत भेज चुकी हैं और खेती जो फसल है वो बोने को बकाया है। तो बोला कि क्या मैं जवाब दे दूं? बोला जवाब देने में एक संदेह है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ की गड़बड़ हो जाए। तो उस जेलर को शक हुआ। बोला कैसे? बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैं जो लिफाफा भेजूंगा, जो खत भेजूंगा, उस खत को बीच में खोला ना जाए। अब जेलर ने कहा कि ठीक है, आप जो खत भेजेंगे वो खोला काहे जाएगा, रास्ते में क्यों खोला जाएगा? तो वो जेलर ने उस खत को लिया और खत लेने के बाद में वो, अब जेलर की उत्सुकता नहीं मानी, जेलर समझ नहीं पाया कि आखिर क्या मामला है, और जेलर ने उस खत को पढ़ा और उस खत में लिखा था, जो नटवर लाल ने उस खत को लिखा था, उस खत में लिखा था कि प्यारी पत्नी जी, खेत की खुदाई करवाते समय ध्यान रखना कि उसमें मैंने कई घड़े सोने के और कई जेवरात के और कई सारे घड़े पैसों के भरे हुए हैं। तो खुदाई करवा के आप उसमें एक ही घड़ा खुदवा करके उससे खर्चा चला लेना, ज़्यादा पूरे खेत की खुदाई मत करवाना, वरना बहुत नुकसान होगा। जेलर इस बात को जैसे ही समझता है, जैसे ही पढ़ता है, सभी को मालूम था कि नटवर लाल कोई साधारण आदमी नहीं, कम से कम 80 साल तक उसने ठगाई की, और ठगाई में जितना पैसा था, इसका मतलब जितना पैसा और जेवरात है वो सारा का सारा खेत में गड़वा दिया। पुलिस, कम से कम सैकड़ों पुलिस, जेलर वहां जाकर के फावड़ा चलाए और पूरे खेत को खोद डाला। पूरे खेत को खोद डालने के बाद में अपनी पत्नी को एक दूसरा खत भेजा और खत में लिखा कि मैंने खेत की जुताई करवा दी है, आप जाकर के बीज रोपाई कर दीजिए। और 6 महीने बाद एक जब लेटर आया तो वो नटवर लाल के पास, तो उस लेटर में लिखा था कि बहुत अच्छी जुताई हुई थी, अब की बार जो खेत में फसल बहुत अच्छी हुई है। यानी नटवर लाल इतने शातिर दिमाग का व्यक्ति कि जिसने जेल में बैठे बैठे अपने खेत की खुदाई वो भी पुलिस के हाथों से करवा ली। इस प्रकार से जब उनके गांव में पता किया गया, पत्रकार महोदय गए, जो टीम के लोग थे वो पहुंचे वहां पर, तो पता ये लगा कि जो नटवर लाल कर रहे थे रुइया बंगला के जो रहने वाले, तो रुइया बंगला में जब लोग पहुंचे तो बताया कि नटवर लाल को सिर्फ नटवर लाल नहीं, मिस्टर नटवर लाल कहा जाता है, क्योंकि नटवर लाल हमेशा
ऐसे लोगों के साथ ठगी करते थे जो पैसे के मामले में बहुत ही मजबूत होते थे और गरीबों के साथ वो दान कर देते थे। गरीबों का कोई एक पैसा नहीं मारते थे। उन्होंने जो भी किया वो अपने गांव के और अपने जो शहर के लोग थे उन्हें कभी परेशान नहीं किया। उन्होंने जो भी किया वो ऐसे लोगों के साथ किया जिनके पास बस ये था कि जैसे 10 में से एक चवन्नी निकाल लेने का काम किया। इस प्रकार से ठगाही की और इस प्रकार से जो ठगी की उससे अपने गांव के विकास किए। गांव का विकास तो खैर नहीं कर पाए, लेकिन एक बार बताया जाता है कि उन्होंने जब वहां गांव गए 3 गाड़ियों के काफिले के साथ, तो उनको सभी जितने लोग वहाँ पर थे तो वहाँ पर टेंट का खर्चा और खाने का, भंडारे का, और जब चले तो 100-100 रुपये सबको दे कर के आए थे। और उस समय जो 100 रुपये की कीमत है वो आज के 10,000 से भी ज़्यादा ऊपर है। तो इस प्रकार से उनके गांव के लोग उनका सम्मान करते हैं, कोई बेइज्जती नहीं करते हैं, कोई बुराई नहीं करते हैं और उनका नाम बहुत प्रेम से मिस्टर नटवर लाल लिया जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने आखिर में जब उनका अंतिम समय आया है तब भी उन्होंने अपने मौत के साथ ठगाई की। आज तक किसी को मालूम ही नहीं है कि मिस्टर नटवर लाल जी का मौत कैसे हो गया, कैसे उनकी मौत हुई, किसी को भी नहीं मालूम है। ये भी एक राज है, क्योंकि जब कानपुर की जेल में ये बंद होते हैं तो इन्होंने कहा कि मुझे दवाई करवाना है, मेरे पैरों में शुगर की समस्या की वजह से चलना बड़ा भारी हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा इलाज सिर्फ लखनऊ में हो सकता है। तो इनको नहीं, सॉरी, हाँ, दिल्ली में थे। तो दिल्ली से जब लखनऊ के लिए रवाना होते हैं तो दिल्ली की स्टेशन पर 2-3 हवलदार और ये मेडिकल डॉक्टर ये सब लोग होते हैं। तो कानून को इनकी बात माननी पड़ी और लखनऊ में इनको शिफ्ट करना था। तो वहाँ से जब लेकर चले तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब ये व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, क्योंकि 84 साल की उम्र, 1996 का समय। अब ये वहाँ से किसी को ये पता ही नहीं था कि अब भी ये ठगाही कर सकते हैं, अब भी ये भाग सकते हैं। इस प्रकार से तो 8-10 बार जेल से भाग ही चुके थे, क्योंकि जेल में उन्होंने कोई परेशानी ही नहीं थी। बाहर रहे तो काम और जेल के अंदर रहे तो ये छुट्टी समझते थे। अब उसके बाद में ये हुआ कि जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे दिल्ली में तो लोगों से बात की कि मुझे टॉयलेट जाना है। एक व्हील चेयर रखने चला गया, एक से कहा कि मुझे चाय पीनी है। मेडिकल डॉक्टर अपना कुछ लिखा पढ़ी कागजात तैयार करने में लग गया। ये व्हील चेयर से शौचालय की तरफ गए और शौचालय की तरफ से इस प्रकार से गायब हो गए जैसे नटवर लाल हवा में घुल गए हों। आज तक कोई भी पता नहीं उनकी मौत कब हुई, कहाँ हुई। नटवर लाल का कोई भी आज तक किसी कागज में उनकी मौत का सच दर्ज नहीं हुआ। तो ये थी हमारी घटना, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। एक ऐसे महान व्यक्ति जो इतने क्या कहा जाए कि इतनी ठगी और इतनी बड़ी शातिर दिमाग की जो बुद्धिमत्ता दिखाई, उससे आप किस प्रकार से प्रेरित हुए, इस प्रकार से किस प्रकार से समझें, आखिर कितने अच्छे थे और कितने बुरे थे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजें। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।